सन 1720 की सर्दियों की एक सुबह थी। पुणे की गलियों में सूरज की हल्की सुनहरी किरणें उतर रही थी और वहीं किसी किले के भीतर एक छोटे बालक का जन्म हुआ। ये बालक कोई साधारण संतान नहीं था। ये उस बाजीराव का पुत्र था जिसकी तलवार की चमक से दिल्ली का तख्त कांपता था। बाजीराव प्रथम का पुत्र बालाजी बाजीराव। लेकिन घर में सभी उसे प्यार से नाना कहते थे। एक छोटे बालक की आंखों में जैसे सत्ता, साहस और जिम्मेदारी के बीज नजर आते थे। जन्म से ही नाना के भाग्य में केवल सुख नहीं था। जिस पिता ने हिंदुस्तान की धरती पर मराठा साम्राज्य का परचम लहराया, वही पिता लगातार युद्धों में व्यस्त रहते और घर का स्नेह उस छोटे बालक को कम ही मिल पाता। नाना पेशवा का बचपन पुणे के किलों और मंदिरों की छाया में बीता। उनकी शिक्षा दीक्षा में युद्ध कला, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और प्रशासनिक विद्या सिखाई गई। बचपन से ही वो गंभीर स्वभाव के थे। अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में उनका उतना मन नहीं लगता था। वो अधिकतर अपने गुरुजनों के साथ बैठकर ग्रंथों को पढ़ते और सत्ता के रहस्य को समझते। उन्होंने अपने पिता की वीरता को करीब से देखा था और समझ लिया था कि तलवार चलाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है लोगों का दिल जीतना और साम्राज्य को सुव्यवस्थित करना। लेकिन किस्मत ने जल्द ही नाना पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। सन 1740 में जब नाना केवल 20 वर्ष के थे, उनके पिता बाजीराव का निधन हो गया। यह खबर पुणे पहुंची तो पूरे पुणे साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। मराठा साम्राज्य के इस वीर रक्षक की मृत्यु ने सबको निराश किया और अब मराठा सत्ता की बागडोर नाना के हाथ में थी। एक 20 वर्ष का युवा जिसके सर पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी थी। लेकिन नाना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बुजुर्गों और मंत्रियों की सलाह मानी और शासन की बारीकियों को समझते हुए सत्ता संभाली। नाना पेशवा के सत्ता संभालते ही पुणे को मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया। उन्होंने नए भवनों, किलों और मंदिरों का निर्माण किया। उन्होंने कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और सेना में अनुशासन लागू किया। वो जानते थे कि साम्राज्य को केवल तलवार से नहीं, नीति और विवेक से टिकाया जा सकता है। नाना पेशवा ने अपने शासन में न्याय व्यवस्था को बनाया। पुणे में एक ऐसा न्यायालय स्थापित हुआ जहां गरीबों और किसानों की फरियाद सुनी जाती। नाना पेशवा को संगीत, कला और संस्कृति से भी प्रेम था। पुणे में उन्होंने कई सांस्कृतिक सभाओं और धार्मिक उत्सवों की शुरुआत कराई। वो स्वयं धार्मिक थे, परंतु धर्म को सत्ता से अलग रखने में विश्वास रखते थे। वो किसी भी धर्म के लोगों पर अन्याय नहीं होने देते। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम दोनों की समान भागीदारी थी। जैसे जैसे मराठा साम्राज्य बढ़ता गया, नाना पेशवा की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से लेकर दक्षिण भारत तक मराठों की सेना विजय पर विजय पाती गई। मराठा साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। एक समय ऐसा भी आया जब मुगल सम्राट मात्र एक नाम का रह गया और असली सत्ता मराठों के हाथ में थी। लेकिन सत्ता का विस्तार जितना आनंद देता है, उतना ही चुनौतियां भी लाता है और नाना पेशवा को ये चुनौतियां बहुत जल्द महसूस होने लगी। उत्तरी भारत की ओर बढ़ते हुए मराठा सेना को कई विरोध का सामना करना पड़ा। राजपूत राजा, बंगाल के नवाब और पंजाब के सूबेदार सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए मराठों से टकराने लगे। दूसरी ओर अफगानिस्तान की धरती पर अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजरें दिल्ली पर थी। वो भारत को लूटना चाहता था और मुगलों को बचाकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। नाना पेशवा के लिए यह समय बहुत कठिन था। उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। नाना पेशवा ने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति सदाशिव राव भाव को भेजा। सदाशिव भाव राव नाना के चचेरे भाई थे और मराठा सेना के कुशल योद्धा थे। उनके साथ मराठा सेना का एक बड़ा दल दिल्ली की ओर रवाना हुआ। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। मार्ग में भोजन, रसद और पानी की कमी ने सेना को कमजोर कर दिया। स्थानीय राज्यों की दगाबाजी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। पानीपत की धरती पर मराठा सेना और अब्दाली की सेना आमने सामने आई। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इतिहास में यह युद्ध अपनी भीषणता और रक्तपात के लिए याद किया जाता है।
युद्ध में मराठा वीरों ने अंत तक संघर्ष किया। सदाशिवराव भाऊ युद्ध भूमि में शहीद हो गए। नाना पेशवा का दत्तक पुत्र भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। हजारों मराठा सैनिकों की लाशें पानीपत की धरती पर बिछ गई। मराठा साम्राज्य का स्वप्न एक ही दिन में चूर चूर हो गया। जब यह दुखद समाचार पुणे पहुंचा तो नाना पेशवा पर गहरा आघात हुआ। वो नाना जिसने मराठा साम्राज्य को एक नए शिखर पर पहुंचाया था, वो नाना जिसने हिंदुस्तान को एकजुट करने का स्वप्न देखा था, वही नाना भीतर से टूट गया। वो मौन रहने लगा। वो दरबार में कम आने लगे। उनकी आंखों में केवल शोक झलकता था। वो अपनी आत्मा पर पानीपत की हार का बोझ महसूस करने लगे। वो मानते थे यदि उन्होंने और अच्छी योजना बनाई होती, यदि वो स्वयं उत्तर भारत गए होते, तो शायद पानीपत की हार टल सकती थी। नाना पेशवा का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता गया। उनका शरीर दुर्बल होता गया और मन तो पहले से ही हार गया था। वो धीरे धीरे बीमारी की चपेट में आ गए। जून 1761 की एक उदास सुबह आई जब नाना पेशवा ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हुआ। पुणे की हवाओं में एक वीर शासक के खो जाने का दुख खुल गया। उनकी समाधि आज भी पुणे में स्थित है। वहां आज भी श्रद्धालु जाकर उन्हें नमन करते हैं। जब जब इतिहासकार मराठा साम्राज्य का इतिहास लिखते हैं, नाना पेशवा का नाम सम्मान से लिया जाता है। उनके जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सत्ता केवल तलवार से नहीं टिकती। सत्ता टिकती है विवेक, एकता और नीति से। नाना पेशवा का जीवन एक आदर्श है, एक सीख है और एक करुणा गाथा भी। वो व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान को मराठा साम्राज्य की छत्र छाया में लाने का स्वप्न देखा, वो व्यक्ति अंत में अपने ही सपनों के मलबे में दब गया, मगर इतिहास की रेत पर उनके कदमों के निशान आज भी अमिट है। वो निशान जो हर युग को ये याद दिलाते हैं कि सच्चा शासक वही होता है जो अपने साम्राज्य को परिवार की तरह सहेज रखे। नाना पेशवा की गाथा उन सभी शासकों के लिए एक संदेश है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठना आसान है, पर उसे न्याय, नीति और धैर्य से संभालना सबसे कठिन कार्य है। और नाना ने कठिन कार्य अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा के साथ किया। उनकी आत्मा आज भी पुणे की हवाओं में बसी है। उनकी याद में पुणे की धरती पर जो भी चलता है वो नाना पेशवा की महानता को नमन करता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी ही और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।